नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी IQ पर। तो फटाफट आइए क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है कि ये टॉपिक आता कहां से है। देखिए, जब आप भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो हमको एक बात जाननी जरूरी है और वह है हमारे सिस्टम को जानना। अगर हम भारत के अंदर या किसी भी लोकतंत्र की बात करें तो वहां पर जो शब्द सिस्टम यानी कि व्यवस्था नाम से आता है, उसमें हम लोग तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहला लेजिस्लेचर, जिसे हम लोग हिंदी में विधायिका या व्यवस्थापिका कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसे हम लोग हिंदी में कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा जुडिशरी, जिसको हम लोग हिंदी में न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। ये है हमारी व्यवस्था, ये है हमारा सिस्टम। लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि भारत के अंदर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि यहां पर जो सत्ता भारत के अंदर है वो दो जगह बंट जाती है। पहली जाती है यूनियन के पास, दूसरी जाती है स्टेट के पास। यानी कि यूनियन, संघ और राज्य दोनों के बीच में सत्ता का विभाजन है। अब जब आप ये कहते हैं सत्ता का विभाजन है, शक्ति का विभाजन है, तो याद रखना लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने की शक्ति, एग्जीक्यूटिव यानी कि उसको लागू करवाने की शक्ति, दोनों का डिवीजन जो है यूनियन और स्टेट के बीच में रहेगा। अब हमको देखना है हमारा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव जैसा मैंने आपको बताया, दो जगह डिवीजन होगा, पहला यूनियन और दूसरा स्टेट। अब जब मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संघीय कार्यपालिका, जब मैं संघीय कार्यपालिका देखता हूं तो यहां पर कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है, यहां पर सबसे पहले आएंगे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति। तीसरा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। चौथा उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। और पांचवा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। इन पांच को मिलाकर के बनती है हमारे संघ की कार्यपालिका, जिसे इंग्लिश में यूनियन एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग भारत के राष्ट्रपति से, उसमें भी आज हम सिर्फ एक ही लेक्चर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, पार्ट 1 हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। अगर मैं करता हूं बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, भारत के राष्ट्रपति की, तो याद रखना ये टॉपिक आता कहां पर है, ये टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 में आता है कौन, हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका। उस संघ की कार्यपालिका में शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें कि आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, इसकी चर्चा कहां पर होती है, इसकी चर्चा आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 के अंदर होती है। दूसरा कहता है आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन वोम ऑफ हुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के अंदर संघ की कार्यकारी शक्ति नहीं तो होंगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो भी काम होना है वो राष्ट्रपति के नाम से होना है। दूसरी चीज, इन शक्तियों का निर्वहन, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, पूरा इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय इन शक्तियों का जो उपयोग करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट हैं, उनके थ्रू, और साथ में संविधान के प्रोविजंस के अनुसार करेंगे। ये आर्टिकल 53 कहता है, अनुच्छेद 53 ऐसा कहता है। इसके बाद एक बात और आती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर किसका, डिफेंस फोर्सेस, हमारी संघ के रक्षा बल, डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन। डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन का मतलब है आर्मी, एयरफोर्स और साथ में नेवी। इन सभी का सुप्रीम कमांडर कौन होगा, इन सभी का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होगा। ये बात भी आर्टिकल 53 के अंदर दी गई है, आर्टिकल 53 के अंदर दिया गया है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आर्टिकल 54 आता है। यहां पर चर्चा होती है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारे आर्टिकल तो हमको याद नहीं करने होते, लेकिन कुछ एक आर्टिकल हम छोड़ नहीं सकते। जैसे कि यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर आर्टिकल 54, ये आपको जरूर याद रखना है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति।
पूछ लेता है डायरेक्ट कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है इसकी चर्चा संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो याद रखना आर्टिकल 54 के अंदर है। जब आप भारत के राष्ट्रपति की बात, चुनाव की बात करते हैं, तो क्या आप और हम वहां जाकर के वोट करते हैं, मतदान करते हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम लोग वहां पर वोट नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, इस राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इस विशेष प्रकार का निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, एक विशेष यानी कि स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है, इस निर्वाचन मंडल का मतलब क्या है कि कौन कौन यहां जाकर के मतदान करेगा। आप 3 शब्द याद रखोगे तो आपको जीवन भर कभी भूल नहीं पाओगे। क्या, कौन कौन कर सकते हैं? सबसे पहला जो शब्द आपको ध्यान रखना है वो है इलेक्टेड। सबसे पहला शब्द आप ध्यान रखेंगे इलेक्टेड, चुना हुआ। दूसरा शब्द आप याद रखेंगे एमपी, सांसद। और तीसरा शब्द आप रखेंगे एमएलए। ये 3 शब्द अगर आपने याद रख लिए तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी, आप भूल नहीं पाओगे। आर्टिकल 54 क्या कहता है? ये बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार, कौन इसके अंदर मतदान कौन करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होंगी। और 3 शब्द मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहले एमपी एमएलए, सांसद और विधायक वोट करेंगे। दूसरा कौन, क्या सभी सांसद, क्या सभी विधायक? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ सांसद ऐसे होते हैं, जैसे राज्यसभा की बात करें तो 12 सांसद ऐसे होते हैं जो चुने नहीं जाते, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी तो नहीं करेंगे, लेकिन एमपी और एमएलए, सांसद विधायक कौन से वाले? जो चुने गए हैं, जो जनता के द्वारा इलेक्टेड हैं। बस इतने से आपको याद रहेगा, कभी आप भूल नहीं पाओगे। इसके बाद बात करता है राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके की, इलेक्शन मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो एक बात ध्यान रखी जाती है कि जो वोट वैल्यू, जो वोट की बात करें, कहने का मतलब जब आप राज्य की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं, तो दोनों के बीच में बराबर जो है सही होना चाहिए, बराबर बात होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहां पर जब कोई एमएलए वोट करता है, जब कोई एमपी वोट करता है, तो उसकी हम वोट वैल्यू निकालते हैं। भाई देखिए, जब एमएलए वोट कर रहा है, उत्तर प्रदेश का एमएलए वोट कर रहा है, तो उसकी वोट वैल्यू अलग होनी चाहिए। अगर सिक्किम का विधायक वोट कर रहा है, उसकी वोट वैल्यू अलग होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जनसंख्या के आधार पर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अलग है, सिक्किम की अलग है, राजस्थान की अलग है। तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या के आधार पर क्या है, वोट वैल्यू बदल जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी अगर मैं बात करता हूं, किसी भी अगर मैं बात करता हूं सांसद की या विधायक की वोट वैल्यू अगर आपको निकालनी, तो क्या तरीका है? विधायक की वोट वैल्यू निकालने का तरीका है कि जो राज्य की जनसंख्या है, जो राज्य की जनसंख्या। अब जब जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कौन सी वाली जनसंख्या है? जो लास्ट सेंसस की है। लेकिन कुछ कारणों से इसको मैं अलग एक और लेक्चर में लूंगा, वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। कुछ कारणों से इसको हम लोग 1971 पर फिक्स करके चलते हैं। 1971 की जो जनसंख्या है राज्य की, डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमएलए, जितने भी चुने हुए विधायक हैं उससे अगर भाग कर दें तो यहां पर वोट वैल्यू किसकी निकल करके आएगी? वोट वैल्यू निकल के आएगी एक विधायक की, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल करके आती है। अब हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जितने भी राज्य, सबकी वोट वैल्यू अलग होगी। बिल्कुल सही बात है, सबकी वोट वैल्यू अलग होगी। और होनी भी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सबका जनसंख्या सबकी अलग अलग है भाई। आप समझ रहे मेरी बात को? जैसे कि अगर मैं 2017 में जो चुनाव हुआ, राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी, अगर वहां पर मैं वोट वैल्यू की बात करूं तो भारत का एक राज्य है जिसको आप कहते हैं सिक्किम। सिक्किम के अंदर ये वोट वैल्यू रही 7। कितनी वोट वैल्यू रही? सिक्किम के अंदर ये वोट वैल्यू 7 रही। उसी प्रकार से अगर मैं मिजोरम के विधायक की बात करूं तो ये वोट वैल्यू 8 हो जाती है। लेकिन देश का एक ऐसा प्रदेश जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो किसका? उत्तर प्रदेश। अगर मैं यूपी को देखूं तो ये बढ़कर के 208 हो जाती है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबकी वोट वैल्यू अलग अलग है। डन। दूसरा, जब आप बात करते हैं एक सांसद की वोट वैल्यू निकालने की, तो सांसद की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सांसद की वोट वैल्यू निकालने का सीधा सा तरीका है कि जितने भी विधायकों की वोट वैल्यू हैं, जितने विधायक हैं उनकी वोटों को इकट्ठा कर लो, उनकी वोटों को इकट्ठा कर लीजिए आप, और उनकी वोटों को इकट्ठा करने के बाद जितने भी इलेक्टेड एमपी हैं, इलेक्टेड एमपीज हैं, उनसे आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर क्या होता है? वोट वैल्यू निकल करके आ जाए किसकी? हमारे सांसदों की। बात समझ में आती है? अरे आती है, नहीं आती है? तो ये क्या है, याद रखना कि एक जो है पैरिटी और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दूसरा यहां पर क्या कहता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और साथ में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये है मैनर यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा आर्टिकल 56। यहां पर चर्चा की गई है किसकी?
यहां पर चर्चा की गई है कार्यकाल की। भाई मान लीजिए किसी को, कोई भी है, राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बन गया तो कब तक वो राष्ट्रपति बन करके रह सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दिया गया है आर्टिकल 56 में, अनुच्छेद 56 के अंदर ये आंसर दिया गया है और कहा गया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कब तक का है, वो 5 वर्ष तक का है। कब तक है? 5 ईयर्स तक का वो कार्यकाल होता है। लेकिन यहां पर मैं कुछ क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं, और वो क्लैरिफिकेशन क्या, जरा समझ लीजिए। राष्ट्रपति के दफ्तर में कई बार वैकेंसी भी हो जाती है, वैकेंसी भी हो जाती है। और वैकेंसी कब कब होती है? वैकेंसी होती है जब वर्तमान राष्ट्रपति जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसका टर्म जो है वो एंड हो जाए, यानी कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाए, तो क्या होगा, वैकेंसी बन जाएगी। दूसरा, सिटिंग प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए। जैसे कि भारत के अंदर 2 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद साहब और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 2 राष्ट्रपति ऐसे रहे जो अपने दफ्तर में अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर ऐसा कोई सीन है तो भी राष्ट्रपति के पद पर क्या होता है, वैकेंसी यानी कि रिक्ति आ जाती है। इसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय क्या करें, रिजाइन कर दें, उठा करके इस्तीफा दे दिया, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि उनको उठा कर क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए, रिमूवल यानी कि उनको निकाल दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए। हालांकि रिमूवल के लिए जो परफेक्ट टर्म राष्ट्रपति के संदर्भ में आती है वो आती है इम्पीचमेंट, जिसे आप हिंदी में महाअभियोग कहते हैं। तो ये अगर होता है तो ही वैकेंसी बनती है। और 5वां क्या है, 5वां है अदरवाइज, यानी कि कोई और भी सीन है। जैसे कि मान लीजिए कोई चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर धांधलीबाजी हो गई और धांधलीबाजी में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे चुनाव में ये पता लगा कि भाई गड़बड़ की गई है, तो जो कैंडिडेट गड़बड़ी से जीत करके पहुंचा है तो उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो भी वैकेंसी बन जाएगी। अगर इन 5 में से कोई भी सीन है तो याद रखना इसको आप कहते हैं वैकेंसी का बन जाना। अब जो यहां पर समझने वाली बात है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई वैकेंसी ऐसी आती है, अगर कोई वैकेंसी ऐसी आती है तो उस केस में कौन कार्यभार को संभालेगा, ये मुझे आपको बताना है। जैसे कि सबसे पहला केस क्या बना, सबसे पहला केस बना था एक्सपायरी ऑफ टर्म। जो टर्म है वो टर्म एक्सपायर हो गई। तो याद रखना यार, जब टर्म एक्सपायर होती है तो आप ये नहीं कह सकते, पहला तो नियम ये होता है कि जब तक टर्म एक्सपायर हो, उस टर्म के एक्सपायर होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। जिस दिन पुराने राष्ट्रपति जाएंगे, नए राष्ट्रपति उसी दिन दफ्तर के अंदर आएंगे। कोई इंटररेग्नम यानी कि वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कारण है, कोई युद्ध है इत्यादि, कोई कारण बन गया जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में कभी आप ये मत समझना कि वाइस प्रेसिडेंट उस कार्यभार को जाकर के संभाल लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। यहां पर याद रखना, सिटिंग प्रेसिडेंट जो है, वर्तमान राष्ट्रपति अपना कार्यकाल कंटिन्यू करेंगे। और कब तक कंटिन्यू करेंगे, कब तक करेंगे भाई, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, अगर मान लीजिए इनकी हो गई डेथ हो जाए या फिर इनको हटा दिया जाए। चौथा, अगर मैं कहूं इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, या फिर 5वां कोई और कारण है। तो अगर इन 5 में से कोई भी कारण है तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर इन सभी मामलों के अंदर अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसको फिल कौन करेगा, उसे करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति ऐसा करेंगे। कब तक करेंगे, याद रखना, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा। ये भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। डन। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। एक चीज और आ जाती है यहां पर कि सर मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय इस्तीफा देना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हैं, तो रिजाइन देने का तो एक पैटर्न होता है कि हम लोग रिजाइन जब भी करते हैं तो अपने बॉस को क्या करते हैं, रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। लेकिन भारत का राष्ट्रपति तो बिग बॉस है, तो ये किसको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेगा, तो याद रखना यहां पर ये अपना रेजिग्नेशन भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 56 और उसके संबंध में जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है आर्टिकल 57, क्या कहता है, ये कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन गया तो कब तक वो राष्ट्रपति रहेगा, 5 वर्ष तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कितनी बार रहेगा, कितनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगर हम दुनिया के अंदर अन्य संविधानों को देखें
जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो वहां पर टर्म फिक्स है क्या कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जैसे कि बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, अच्छे राष्ट्रपति थे, लेकिन 2 बार से ज्यादा तीसरी बार में नहीं जा सकते। लेकिन भारत के अंदर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सीधी सी बात आप ध्यान रखेंगे, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जब तक आपका मन करे, जब तक आपके अंदर स्टेमिना है, आप जुगाड़ बिठा सकते हैं, तब तक आप लगे रहिए, राष्ट्रपति बनते चले जाइए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 57 के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 58 कि अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 58 के अंदर 4 क्वालिफिकेशन दी गई हैं। सबसे पहला क्या कहा गया है, सबसे पहला कहा गया कि अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसे क्या होना चाहिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिक के साथ साथ दूसरा आप याद रखेंगे इसकी एज, और वो एज क्या है, वो है 35 वर्ष। और इसमें न तो पूछने वाली बात है ना बताने वाली बात है कि ये जो एज है कितनी है, ये कौन सी एज है, ये मिनिमम है। हिंदी में आप इसे कहते हैं न्यूनतम, याद रखना ये न्यूनतम की बात हो रही है, यहां पर मैक्सिमम मत कह देना, ठीक है, तो न्यूनतम। तीसरा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके अंदर एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, वो क्या, वो होना चाहिए हाउस ऑफ पीपल के लिए एलिजिबल, मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ने के काबिल होना चाहिए। तो आर्टिकल 84 के अंदर जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो सब भी इसको फॉलो करनी पड़ेंगी, वो जो सारी बातें वो इसको फॉलो करनी पड़ेंगी। लास्ट में कहता है कि जब ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है, लड़ना चाहता है, तो उसको किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, चाहे वो भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। अब ये यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, कुछ पद ऐसे हैं जिनको आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं काउंट करते हो। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, अगर सिटिंग कोई भी भारत का राष्ट्रपति है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि उसको इस्तीफा देना पड़ेगा पहले पद से, फिर बाद में जाकर चुनाव लड़ेगा, ऐसा नहीं, वो अपने पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। तो सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति, फिर किसी भी राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट, उसके साथ में संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा से हैं चाहे वो राज्यसभा से हैं। ऐसे ही हमारे विधानमंडल के सदस्य, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर, चाहे वो एमएलए है या एमएलसी है, पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। और एक और बात कहूं, कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर हो या फिर स्टेट मिनिस्टर हो, अपने पद पर आप रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन यह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा उसी दिन क्या होगा, उसी दिन इसको अपने पहले पद से मुक्त माना जाएगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई भारत के राष्ट्रपति के संबंध में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में, आर्टिकल 52 से लेकर के 58। अब काफी कुछ बच गए, तो ये सब हम कब कवर करेंगे, ये सब हम करेंगे इसी सेक्शन की पार्ट 2 में, यानी कि दूसरी वीडियो में। चलिए, तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।